बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने में डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, किसी एक साइंटिस्ट की नहीं है। जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, इससे जो पहली वीडियो थी, उसमें मैंने फ्रेडरिक मिशर को एक्सप्लेन किया कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद रिचर्ड आल्टमैन ने क्या किया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद ए लीवान ने क्या कंट्रीब्यूशन की, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले तो मैं आपको वो रेकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को देखें, ताकि ये लेक्चर आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर मैं उसको जस्ट अगर 2 मिनट में रीकैप कर दूं तो जो पहला साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर, जिसने पस सेल लिया। फॉर एग्जांपल, अगर ये पस सेल है तो पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को उसने निकाला। फॉर एग्जांपल, ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं। निकालने के बाद उसने इन सब्सटेंसेस को न्यूक्लियन का नाम दे दिया। क्यों न्यूक्लियन का नाम दिया? इस वजह से क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर्ड किया। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया कोसल, जिसने क्या किया, इस न्यूक्लियन की केमिकल कंपोजिशन यानी केमिस्ट्री को स्टडी किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया रिचर्ड आल्टमैन। उसने क्या किया, इसी न्यूक्लियन यानी के जिसकी स्टडी कोसल ने की थी, उसने इस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ए लीवान, मैं अभी इसी वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ए लीवान जो था, उसने ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, और उसने ये कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें फास्फेट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फेट है, पेंटोस शुगर है, इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजीनस बेस होती है। तो हमने फास्फेट जो ग्रुप था उसकी स्ट्रक्चर देखी थी, पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर देखी थी, इसमें कार्बन कितने होते हैं, और फिर नाइट्रोजीनस बेसिस 2 टाइप्स की हमने डिस्कस की थी। एक को हमने प्योरीन का नाम दिया था और दूसरे को हमने पायरिमिडीन का नाम दिया था। सो प्योरीन क्या है? एडेनिन और गवानीन को हम प्योरीन कहते हैं, जबकि पायरिमिडीन साइटोसिन, थायामीन, और अगर आरएनए का केस है तो यूरासिल भी पायरिमिडीन में है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड थी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड थी। इनकी स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की थी। अब इसके बाद जो डीएनए की स्ट्रक्चर में जिस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं एरविन चेरगॉफ। एरविन चेरगॉफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल दिया, जिस रूल को उसने चेरगॉफ रूल का नाम दिया। यह कौन था? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, जिसने 1940 में काम किया। इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट इसने कहा। इसने यह कहा कि डीएनए में जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायामीन होंगे। याद रखना है, जितने गवानीन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। इसका यह मतलब हुआ कि जितने थायामीन होंगे उतने एडेनिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने गवानीन होंगे। तो उसने इस चीज को चेरगॉफ रूल का नाम दिया, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इसको इंटरप्रेट किया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी चेरगॉफ की, या चेरगॉफ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसी से
हम कुछ ईटा या नीट या एमडी कैट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि इस तरह पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे यह पूछा जाए कि साइटोसिन, अगर डीएनए में साइटोसिन की तादाद 3 है फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें गवानीन कितने होंगे? इस डीएनए में थायामीन कितने होंगे और एडेनिन कितने होंगे? इस तरह के एमसीक्यूज, ईटा एमसीक्यूज या एमडी गैट या इंटी टेस्ट में आ सकते हैं। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझना है। तो आपको यह बात कंफर्म है कि जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गवानीन होंगे। तो अगर मैं इसको यूं सॉल्व करूं कि फॉर एग्जांपल साइटोसिन उसने दिए हुए हैं 3 हैं, तो गवानीन आपको पता है जितने साइटोसिन होंगे उतने गवानीन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गवानीन कितने होंगे? तो इस डीएनए में गवानीन भी 3 ही होंगे। यह बात तो आपको कंफर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? साइटोसिन और गवानीन टोटल जो हैं वो 6 हैं। तो अब क्वेश्चन यह है कि थायामीन कितने होंगे और एडेनिन कितने होंगे? अगर हम इनकी परसेंटेज फाइंड करें, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 6 जो हैं, 100 में से फॉर एग्जांपल 6 जो हैं वो साइटोसिन और गवानीन हैं, तो बाकी कितने बच गए? 94। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 94 हैं ये थायामीन होंगे और एडेनिन होंगे। ये जो 6 थे हमारे पास, ये साइटोसिन थे एंड गवानीन। अब ये बात आपको कंफर्म है कि थायामीन और एडेनिन 94 हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थायामीन कितने हैं और एडेनिन कितने हैं। तो आप बता सकते हैं 94 को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 94 में से हाफ थायामीन होंगे और डेफिनेटली हाफ एडेनिन होंगे, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायामीन होंगे। तो 94 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4 तकरीबन 47। तो इसका क्या मतलब हुआ? थायामीन भी 47 है और एडेनिन भी 47 है। तो क्या हुआ? गवानीन, साइटोसिन अगर 3 है तो गवानीन भी 3 है। अगर थायामीन कितने हैं? 47 हैं और एडेनिन भी कितने होंगे? 47 होंगे। तो आप इस तरह के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एमसीक्यूज यूं लिखूं, फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि एडेनिन फॉर एग्जांपल 10 है, तो डीएनए में कितने गवानीन होंगे, कितने साइटोसिन होंगे, कितने थायामीन होंगे? तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन 10 है तो डेफिनेटली थायामीन भी 10 होंगे, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने थायामीन होंगे। सो एडेनिन अगर 10 है तो थायामीन भी 10 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 20। अगर हम परसेंटेज फाइंड करें, 100 में से जो 20 हैं वो 20 क्या हैं? 100 में से जो 20 हैं वो एडेनिन थायामीन है। तो 100 में से 20 निकालें तो बाकी 80 बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80 जो हैं वो साइटोसिन हैं और गवानीन हैं। तो 80 में से अब मुझे यह बताएं गवानीन कितने होंगे और साइटोसिन कितने होंगे? जाहिर सी बात है, तो जितने गवानीन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। तो हम 80 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 80 में से गवानीन भी 40 होंगे और साइटोसिन भी 40 होंगे। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कि गवानीन भी 40 होंगे, साइटोसिन भी 40 होंगे और थायामीन जितने एडेनिन होंगे। तो इन सब को टोटल करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। अगर एमसीक्यूज यूं आ जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर एमसीक्यूज ये आ जाए कि एडेनिन तो 20 हैं फॉर एग्जांपल, तो पायरामिडीन कितने होंगे? तो अब ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पायरामिडीन कितने होंगे अगर एडेनिन 20 हैं। तो पायरामिडीन कितने होंगे? तो पायरामिडीन का मतलब क्या है? पायरामिडीन का मतलब है साइटोसिन और थायामीन। यानी कि क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि एडेनिन 20 हैं तो साइटोसिन और जो थायामीन हैं वो कितने होंगे। तो आपको पता है कि एडेनिन अगर 20 हैं तो जाहिर सी बात है थायामीन भी कितने होंगे? 20 होंगे। क्लियर है? अगर एडेनिन और थायामीन की टोटल लगाई जाए तो 40 क्या हो गए? 20 और 20 40 में एडेनिन और थायामीन टोटल 40 हो गए। अब इन 100 में से इन 40 को निकालें तो बाकी हमारे पास जो 60 है वो गवानीन प्लस साइटोसिन बच जाते हैं। तो अब 60 में से गवानीन कितने होंगे? जाहिर इस बात है 60 में से जो 3 होंगे वो गवानीन होंगे और 30 जो गवानीन होंगे, जबकि 30 जो है वो साइटोसिन होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपने इनको सॉल्व करने की ट्रिक देखनी है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम इसको बता सकते हैं कि एडेनिन कितने होंगे और थायामीन कितने होंगे। ये जो एमसीक्यूज थे वो इरविन चेरगॉफ के थे। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट है रोसलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये फीमेल साइंटिस्ट है जिसने नियरली 1950s में एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया कि ये एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवा रही थी। अब फॉर एग्जांपल हम एक्सरे क्यों करवाते हैं डेली लाइफ में? कोई बोन्स टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो हम एक्सरे करवाते हैं। जब एक्सरे जाके पढ़ते हैं तो इस चीज की जो उसके रास्ते में रुकावट रखी हुई है उसकी इमेज जाके एक्सरे फिल्म पे बन जाती है। तो एक्सरे का ये फंक्शन है। तो जो रोसलिन और फ्रैंकलिन था इसने क्या किया? इसने यूज द पावरफुल मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसने एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवाई डीएनए की फाइबर्स पे टू एनालाइज द डीएनए फाइबर्स, और उसको एनालाइज करने के लिए कि डीएनए के अंदर क्या चीज है, डीएनए के नाइट्रो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डीएनए का डायमीटर क्या है। इसको स्टडी करने के लिए उसने एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवाई और बम्बार्डमेंट करवाने के बाद 2D इमेज हमें दी। उसने जब इस पे बम्बार्डमेंट करवाई तो बम्बार्डमेंट करवाने के बाद जो एक्सरे फिल्म पे जो हमारे पास इमेज बनी, कुछ इस तरह की इमेज बनी। जहां पे कंपाउंड्स यानी एलिमेंट्स मौजूद थे तो वहां पे डार्क हो गया और जहां पे नहीं थे तो वहां पे डॉट्स भी थी। फ्रैंकलिन ने यह बात कही कि जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि लीवान ने यह बात कह चुकी थी। इसने यह कहा कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर है या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है कि इसने ये कहा कि दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स या दो एडजेसेंट जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो आपने 3.4 एंगस्ट्रॉम बताना है, जबकि अगर नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.34 नैनोमीटर बताना है। और ये डीएनए के एक टर्न में, फॉर एग्जांपल अगर डीएनए का ये एक टर्न है यहां तक, तो एक टर्न का फॉर एग्जांपल डीएनए के 1 टर्न का जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। ये आपने बात याद रखनी है। और
जो डीएनए का डायामीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो डायामीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, या इसको हम कह सकते हैं 2 नैनोमीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है, 1 टन का जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि डायामीटर जो डीएनए का है, तो डायामीटर की अगर एंगस्ट्रॉम में बात की जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम है, जबकि अगर नैनोमीटर में बात की जाए तो 2 नैनोमीटर है। तो इसने कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद, या एक्सरे की जो बम्बार्डमेंट करवाने के बाद जो उसको इमेज मिला, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिली, उस स्ट्रक्चर से इसने ये कंक्लूजन निकाला। तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। फिर इसके बाद इसकी बेस पे, यानी कि रोसलिन फ्रैंकलिन की मॉडल की बेस पे नेक्स्ट जो मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है वो वाटसन और क्रिक का है, जो वाटसन और क्रिक ने इसी बेस पे अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको मैं समराइज करता हूं। आज हमने अर्वन और चेरगेफ का जो रूल था उसको डिस्कस किया कि डीएनए की स्ट्रक्चर में इसका क्या रोल है। इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, इसने ये कहा कि जितने एडेनिन होंगे उतने थायामीन होंगे, और जितने गवानीन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। तो कुछ फिर हमने ईटा एमडीकैट इंटी टेस्ट के लिए एमसीक्यूज सॉल्व किए कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएं तो आपने कैसी ट्रिक यूज करके कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस था उसका नाम है रोसलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इसने एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाई और डीएनए की 2 डायमेंशनल इमेज लेकर डीएनए को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसने ये कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए का जो डायामीटर है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डायामीटर है 20 एंगस्ट्रॉम है या 2 नैनोमीटर है, और एक टर्न में, यानी एक टन के जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये ईटा एमडीकैट एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटसन एंड क्रिक को के मॉडल को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।